नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर आईएएस, पीसीएस, बीपीएससी एंड अदर एग्जामिनेशन के प्लेटफॉर्म पर। आइए आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नया विषय स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है भारतीय राज्यव्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। चलिए यह हम चैप्टर वाइज शुरू करेंगे ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। है भारतीय प्रजातंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला है जनमत संग्रह, दूसरा है पहल, तीसरा है प्रत्यावर्तन, चौथा है जनमत निर्णय। आपको बताना है कि भारतीय प्रजातंत्र के लिए कौन सा सही है। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है केवल 2, बी है केवल 1 और 2, सी है केवल 2, 3 और 4, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय प्रजातंत्र में ये सारी विशेषताएं नहीं पाई जाती है। ना ही जनमत संग्रह, ना ही पहल, ना ही प्रत्यावर्तन, ना ही जनमत निर्णय। आइए हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। भारतीय प्रजातंत्र या लोकतंत्र के संदर्भ में उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि उपयुक्त सभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र से संबंधित है, जबकि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लोकतंत्र का प्रयोग व्यापक रूप में किया गया है। राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत की शासन प्रणाली संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणाली का समन्वय है। भारत की शासन प्रणाली संसदीय एवं अध्यक्षीय प्रेसिडेंशियल शासन प्रणाली का समन्वय है। दूसरा ऑप्शन है अध्यक्षीय शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व संविधान की कठोरता है। संविधान की कठोरता है। तीसरा है संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। तो आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन आपका है केवल 1, दूसरा ऑप्शन है केवल 1 और 2, तीसरा ऑप्शन है केवल 3, चौथा ऑप्शन है केवल 2 और 3। बताइए कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। भारत की शासन प्रणाली संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणाली का समन्वय है। ये तो सही लग रहा है, नहीं गलत है। भारत की शासन प्रणाली संसदीय प्रकार की प्रणाली है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व संविधान कठोरता है। ये कठोरता है, ये सही नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। ये सही है आपका। चलिए हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है। क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। भारत में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है, जो कि ब्रिटेन के समान है। जो वहीं से हम लोग संसदीय प्रणाली अपनाए हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं एवं मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अतः संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली में क्या पाया जाता है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। इसमें विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है। इस पर विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है। संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका के ऊपर कार्यपालिका का विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है। वहीं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका स्वतंत्र होता है विधायिका से। आदर्शात्मक शासन प्रणाली कहाँ अपनाया गया, तो अमेरिका में अपनाया गया है।
इस शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका का होना है। इस शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यप्रणाली का होना है। इसमें राज्य एवं सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है। इसमें क्या होता है? राज्य एवं सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में राज्य एवं सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक के आधार पर करता है। इस शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है। माने कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या पाया जाता है? शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत पाया जाता है। अर्थात कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका का अधिकार एवं क्षेत्र अलग अलग होता है। अर्थात कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का क्षेत्र अलग अलग होता है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है और इससे पहले राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता। इससे पहले क्या? राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्रात्मक प्रणाली के विषय में कौन सा कथन असत्य है? गणतंत्रात्मक प्रणाली के विषय में कौन सा कथन क्या है? असत्य है। असत्य पर ध्यान देना है। पहला है, ये ऑप्शन आपका हो गया, ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। बी है, गणतंत्रात्मक प्रणाली में राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है। सी है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। यहाँ आपको बता दें सभी ऑप्शन सत्य हैं। ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है। वहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, संसदीय राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। बी है, गणतंत्रात्मक प्रणाली में राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है। सी ऑप्शन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। ये भी सही है। हम लोग एक्सप्रेशन देख लेते हैं। उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। ठीक है, गणतंत्रात्मक प्रणाली में राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ब्रिटेन में राजतंत्र जो व्यवस्था को अपनाया गया है, वहां राज्य का प्रमुख सम्राट या महारानी होता है, जिसका चयन वंशानुगत विधि से किया जाता है। अतः ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाया गया था। ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में राज्य प्रमुख राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। इसलिए भारत में गणतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। भारत एवं अमेरिका एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, जबकि ब्रिटेन लोकतांत्रिक राजतंत्र है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवैधानिक शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, चलिए देखते हैं। पहला, ऐसी शासन व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। संवैधानिक शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है, ऐसी शासन व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। दूसरा ऑप्शन है, ऐसी शासन व्यवस्था राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन केवल एक, दूसरा है केवल दो, सी है केवल एक और दो,
डी है ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ आपका हो जाएगा ऐसी शासन व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ये आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संवैधानिक शासन व्यवस्था में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान है। सरकार की शक्ति का स्रोत क्या है, संविधान है। इसमें सीमित शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संवैधानिक शासन व्यवस्था में शक्ति का स्रोत संविधान होता है। इसमें सीमित शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। संवैधानिक शासन व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, ना कि राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर। यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, बल्कि राज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ब्रिटेन एवं अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ है। ब्रिटेन एवं अमेरिका में क्या हुआ है, तो संविधानवाद का उदय हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। भारतीय शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, वो बताना है कौन सा कथन गलत है। भारतीय शासन प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो आपका हो जाएगा आंसर। देखते हैं ऑप्शन क्या है। यह है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। सर्वोच्च सत्ता कहाँ निहित है, भारत की जनता में निहित है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। सर्वोच्च सत्ता कहाँ निहित है, तो भारत की जनता में निहित है। भारतीय शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताना है कौन सा गलत है। पहला है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। बी ऑप्शन है एकीकृत शक्ति का प्रावधान किया गया है। भारतीय शासन प्रणाली में एकीकृत शक्ति का प्रावधान किया गया है। सी है संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद से जोड़ा गया है। संसदीय प्रणाली को कहाँ जोड़ा गया है, गणतंत्रवाद से जोड़ा गया है। डी है लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया गया है। भारतीय शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो आपका ऑप्शन बी असत्य हो जाएगा। एकीकृत शक्ति का प्रावधान किया गया है। यहाँ एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं किया गया, बल्कि सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति पृथक्करण का प्रावधान किया गया है। भारतीय शासन प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही सत्य है, तो पहला हो जाएगा सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। दूसरा गलत हो गया। तीसरा है संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद से जोड़ा गया है। डी है लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया गया है। और नेक्स्ट एक्सप्रेशन देख लेते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था या शासन प्रणाली के संबंध में कथन भी गलत है, क्योंकि भारतीय शासन प्रणाली में एकीकृत शक्ति को नहीं अपनाया गया है, बल्कि संघात्मक प्रणाली के तहत सत्ता केंद्र एवं राज्यों के बीच विभाजित है। सत्ता का एकीकृत रूप ब्रिटेन में अपनाया गया है। सत्ता का एकीकृत रूप कहाँ अपनाया गया, तो ब्रिटेन में अपनाया गया है। भारत का संविधान हम भारत के लोग से आरंभ होता है, इसीलिए सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। अर्थात राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है, कौन है, तो जनता है। भारत में संसदीय प्रणाली के साथ साथ गणतंत्रात्मक प्रणाली को भी अपनाया गया है, क्योंकि गणतंत्रात्मक प्रणाली में राज्य प्रमुख में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। भारतीय शासन प्रणाली में लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्रीय प्रणाली को अपनाया गया है, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता को सरकार को चुनने एवं बदलने का अधिकार होता है। भारत में भी चुनाव के माध्यम से जनता को चुनने एवं बदलने का अधिकार है। दोस्तों, यदि यह हमारा कंटेंट और
हमारा तरह स्टाइल अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और अधिक से अधिक वीडियो लेके आएँ और अधिक से अधिक मेहनत करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद बने भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपस्थित थी? स्वतंत्रता के बाद बने भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपस्थित थी? पहला ऑप्शन है सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार, दूसरा है सभी नागरिकों की कानून की नज़र में समानता, तीसरा है छुआछूत के चलन की समाप्ति, चौथा है अछूतों के साथ साथ आदिवासियों को विधायिका और नौकरियों में आरक्षण। बताना है कि भारत जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय कौन कौन से प्रावधान संविधान में थे। तो सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार ये तो था, ये तो होगा ही। आपका नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन देखते हैं। सभी नागरिकों की कानून की नज़र में समानता था, ये भी सही है। छुआछूत के चलन की समाप्ति हुई थी, ये भी सही है। अछूतों के साथ साथ आदिवासियों को विधायिका और नौकरी में आरक्षण दिया गया, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन डी यानी कि सभी सही है। और नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के संविधान संरचना के क्रम में दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच लगभग 300 भारतीयों की अनेक बैठकें और चर्चाएं दिल्ली में हुई। इन्हीं के परिणाम स्वरूप संविधान लिखा और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान में भारत की उस समय की चुनौतियों और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रावधान किए गए तथा अधिकार दिए गए। इन अधिकारों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सभी नागरिकों की कानून की नज़र में समानता, छुआछूत की समाप्ति तथा अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को विधायिका और नौकरियों में आरक्षण शामिल है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान संरचना के क्रम में दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच लगभग 300 भारतीयों की अनेक बैठकें और चर्चाएं दिल्ली में हुई। इन्हीं के परिणाम स्वरूप संविधान लिखा और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान में भारत की उस समय की चुनौतियों और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रावधान किए गए तथा अधिकार दिए गए। इन अधिकारों में सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार, सभी नागरिकों की कानून की नज़र में समानता, छुआछूत की समाप्ति तथा अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को विधायिका और नौकरियों में आरक्षण शामिल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की मूल संरचना ने बेसिक स्ट्रक्चर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है भारत का संविधान अपनी मूल संरचना को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है। भारत का संविधान अपनी मूल संरचना को क्या करता है? स्पष्ट रूप से स्थापित करता है। बी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना को विस्तार पूर्वक परिभाषित किया है। सी ऑप्शन है भारत के विधि आयोग ने भारत के महान्यायवादी की सहायता से भारतीय संविधान की मूल संरचना को परिभाषित किया है। डी ऑप्शन है ना ही सर्वोच्च न्यायालय ने और ना ही संसद ने संविधान की मूल संरचना को परिभाषित किया है। तो बताना है कि भारतीय संविधान की मूल संरचना के संदर्भ में कौन सा सही है। तो आपका डी ऑप्शन सही है, यानी कि ना ही सर्वोच्च न्यायालय और ना ही संसद ने संविधान की मूल संरचना को पूरी तरह से तरीके से परिभाषित किया है। यानी कि हमने कौन कौन से प्रावधान संविधान की मूल संरचना में आएगा इसको नहीं स्पष्ट किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में बोला कि हम समय समय पर बताएंगे कि कौन सा विषय और प्रावधान संविधान की मूल संरचना है। सर्वोच्च न्यायालय बीच बीच में इसको बताता रहा है। हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान की मूल संरचना या ढांचा को ना तो न्यायालय द्वारा और ना संसद द्वारा पारित किया गया। मूल ढांचा का सिद्धांत सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में दिया गया।
इसके बाद मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 बाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर घोषित करेगा कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है इसकी रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थी। दूसरा ऑप्शन आपका है इसके सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। तीसरा ऑप्शन है कि इसके सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार के आधार पर किया गया था। संविधान सभा के विषय में कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो इसकी रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थी, ये तो सही है, तीनों में है तो सही है। दूसरा ऑप्शन है इसके सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। इसके सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार के आधार पर किया गया था। वो बताना है कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा है 1 और 3, सी है 1, 2 और 3 और 4, डी है 1, 3 और 4। यहाँ आपका चौथा ऑप्शन यह एक बहुदलीय निकाय थी। यहाँ पहले आपको देखना है कि तीसरा ऑप्शन गलत है। इसके सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के प्रतिनिधियों के द्वारा इसका चुनाव किया गया था। इसीलिए हम लोग 3 जिसमें है उसको हम काट देंगे, वो नहीं होगा। अब हमारा बच गया 1, 2 और 4 और 1 और 2। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी कि इसकी रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर की गई थी। दूसरा ऑप्शन है इसके सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। तीसरा है यह एक बहुदलीय निकाय थी। और एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया था, बल्कि 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया गया था। संविधान सभा की रचना वैसी थी जैसा कि कैबिनेट मिशन 1946 में प्रस्तावित था। इसकी सीटें जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित की गई थी। अब मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का अनुपात रखा गया था। इसके चुनाव में सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया था। जैसे कर संपत्ति, जैसे कर आगे हो गया है, लिख देते हैं कर संपत्ति एवं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सीमित किया गया था। इसमें कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के अलावा अन्य छोटे छोटे दल एवं समूह शामिल थे, जैसे कृषक प्रजा पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी आदि। अतः संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी। बहुदलीय निकाय होने का प्रमाण क्या है? इसमें कृषक प्रजा पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी के सदस्य शामिल थे। में किसी सदस्य शामिल थे तो आपका हो जाएगा कृषक प्रजा पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी। इस प्रकार से संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। यहाँ आपको बताना है असत्य कौन सा है। पहला ऑप्शन है संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। दूसरा ऑप्शन है संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। सी है उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। डी ऑप्शन है संविधान सभा में सभी समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। संविधान सभा में सभी समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। तो बताना है कौन सा कथन असत्य है। पहला आप लोग देख लेते हैं, संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये सही है। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ये सही है। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये सही है। संविधान सभा में सभी समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, ये भी सही है। तो आपका गलत ऑप्शन कौन है? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, यह गलत है। तो क्यों गलत है? तो क्योंकि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। यानी कि राजेंद्र प्रसाद के पद को न बना के सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। 11 दिसंबर को फिर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा में 8 बड़ी समितियां तथा अन्य छोटी समितियां थी। संविधान सभा इन सभी समितियों के माध्यम से अपना कार्य करती थी। संविधान सभा इन सभी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिससे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 में पारित किया था। संविधान सभा 22 जनवरी 1947 को पारित किया था। आपका संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? तो पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिससे कि संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया था। संविधान सभा में सभी समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, जनजातियां, महिलाएं आदि। भारतीय संविधान में 15 महिला सदस्य एवं 28 अनुसूचित जाति के सदस्य थे। मैंने भारतीय संविधान में संविधान सभा में कितना महिला था? तो 15 महिला थी और 28 एससी के सदस्य थे। एससी मैंने कि आपका हो जाएगा शेड्यूल कास्ट का। संविधान सभा से संबंधित कुछ अन्य बातें कैबिनेट मिशन के तहत, क्वेश्चन नहीं है आपका, एक्सप्लेनेशन यही है। संविधान सभा से संबंधित कुछ अन्य बातें कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी, परंतु भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई थी। 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्य उपस्थित हुए और अंतिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान पर कितने संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? तो आपका ऑप्शन आंसर हो जाना चाहिए 284। बाकी सदस्य कुछ कारणों से दिल्ली में उपस्थित नहीं होने के कारण संविधान सभा पर हस्ताक्षर नहीं कर पाए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय ध्वज के बीच के चक्र में कुल 24 तिलियां हैं। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच के चक्र में कुल 24 तिलियां हैं, ये तो सही, पहला और दूसरा सही है। लेकिन संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज के बीच के चक्र में कुल 24 तिलियां थी, ये आपका अनुपात हो जाएगा 3:2 का। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2, यानी 3:4। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2 है। बता दिए थे पहले। संविधान सभा की कुल 12 बैठकें आयोजित की गई थी। संविधान सभा की कुल कितने बैठकें आयोजित हुई थी? तो 12। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई, जब इसके सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकार किया था। राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकार किया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच के चक्र में कुल तिलियों की संख्या कितनी है? तो 24 है। संविधान सभा से संबंधित कुछ अन्य तथ्य। ग्रीनविले ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि संविधान सभा एक दलीय निकाय है,
सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ये कमेंट किया गया है हमारे संविधान के ऊपर। क्या संविधान पर ऊपर किया गया है? ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या बोला है कि ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि संविधान सभा एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। दूसरा है लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को क्या कहा है? हिंदुओं का निकाय कहा है। विंस्टन चर्चिल के अनुसार संविधान सभा ने भारत के केवल बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। ये विंस्टन चर्चिल का कमेंट है कि विंस्टन चर्चिल ने के अनुसार संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। आइवर जेनिंग्स के अनुसार संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों एवं भावनाओं को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। आइवर जेनिंग्स ने क्या कमेंट किया है? तो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों एवं भावनाओं को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला है भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। दूसरा है भारतीय संविधान के निर्माण होने तक संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। सी ऑप्शन है संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। डी ऑप्शन है आपका संविधान सभा निर्माण संबंधी विभिन्न सर्वप्रथम विचार 1934 में किया गया। संविधान सभा निर्माण संबंधी सर्वप्रथम विचार 1934 में किया गया था। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन आपका सी 26 जनवरी 1950 असत्य है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो आपका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को दोनों को 1950 में 24 जनवरी को अपनाया था। भारत का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को चुना गया इसी दिन। संविधान सभा को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। इसमें संविधान की कुल 11 बैठकें आयोजित की गई थी। प्रथम बैठक 9 से 23 दिसंबर 1946 को हुआ था। 11वीं बैठक 14 से 26 नवंबर 1949 में आयोजित की गई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। नई संसद के निर्माण तक संविधान सभा अंतिम संसद के रूप में कार्य करती रही थी। भारत में संविधान सभा के सदस्यों का विचार वर्ष 1934 में पहली बार भारत में वामपंथी आंदोलन के नेता एमएन रॉय के द्वारा रखा गया था। परंतु भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग रखने का प्रथम प्रयास वर्ष 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा किया गया। उसने एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि व्यक्ति मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। इसके बाद वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। तो पहले बार एमएन रॉय के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग का प्रयास किया गया, जो कि स्वराज पार्टी से थे। उसने एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि व्यक्ति मताधिकार के आधार पर निर्वाचन भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान पर निर्माण करेगी। इसके बाद वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की गठन की मांग की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? मतलब कि ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य कौन कौन नहीं थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य कौन कौन नहीं थे ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है जेबी कृपलानी, दूसरा सरदार पटेल, तीसरा गोपाल स्वामी अयंगर, चौथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पांचवा ऑप्शन है टीटी कृष्णामाचारी। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 जेबी कृपलानी और सरदार पटेल प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। जेबी कृपलानी
और सरदार पटेल क्या नहीं थे, तो प्रारूप समिति में ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे। तो आपका हो जाएगा ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य कौन कौन थे, तो गोपाल स्वामी अयंगर, लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, टी कृष्णमाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सरदार पटेल एवं जेबी कृपलानी संविधान के प्रारूप समिति सदस्य नहीं थे। इसके अतिरिक्त सभी इसके सदस्य थे। संविधान प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसमें अध्यक्ष सहित निम्नलिखित 7 सदस्य थे, जो निम्नलिखित है। पहला था बी आर अम्बेडकर जो अध्यक्ष थे, दूसरा है एन गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा है आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा है के एम मुंशी, चौथा कौन है? के एम मुंशी, पांचवा है सैयद मोहम्मद सादुल्ला और छठा है एन माधव राव बी एल मित्र के स्थान पर। सातवां है टी कृष्णमाचारी। टी कृष्णमाचारी डीबी खेतानी की मृत्यु के पश्चात आया था। संविधान सभा एवं संविधान की प्रारूप के संबंध में कुछ अन्य बातें। कौन सी अन्य बातें हैं? पहला बी एन राव जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। बी एन राव क्या थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। इसके मूल प्रारूप में 343 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। यानी बी एन राव के द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। इसके मूल रूप में 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियां थी। दूसरा है के एम मुंशी संविधान प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। के एम मुंशी संविधान प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित हुए थे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचालन समिति के और उसके अध्यक्ष बताना है। सूची 1 और सूची 2 समिति और उसके अध्यक्ष। पहला है संचालन समिति का अध्यक्ष, यहाँ जवाहरलाल नेहरू बताया गया है। प्रांतीय संविधान समिति का जेबी कृपलानी दिया ऑप्शन में। और सी है संघीय संविधान समिति का सरदार पटेल है। डी है मूल अधिकार उप समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो आपको बताना है कि कौन सा कुट सही कुट का मिलान करना है। संचालन समिति का हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति आपका हो जाएगा सरदार पटेल। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा संचालन समिति 4 3 1 और 2 यानी कि सी हो जाएगा आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया था, जिसमें 8 समितियां तथा अन्य छोटी समितियां थी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण समितियां की सूची इस प्रकार है। पहला संघ शक्ति समिति। पहला है संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ आपको पूरा जितना समिति था उसको सबको लिख दिए हैं आप इस सुविधा के लिए। पर संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति का पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति का सरदार पटेल। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देशी रियासतों से वार्ता के लिए बनी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देशी रियासतों से वार्ता के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार का उप समिति जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। फिर सलाहकार समिति परामर्शदाता समिति सरदार पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति एवं अल्पसंख्यक उप समिति सलाहकार समिति की उप समितियां थी। 10वां है
प्रारूप समिति का अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 है राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथार्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। 12 है राज्यों से वार्ता के लिए बनी समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नए संविधान के साथ भारत अंतर विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। उपयुक्त कथन में से कितना सही है? कौन सही है? किसका कथन है? उपयुक्त कथन किसका है? नए संविधान के साथ अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। उपयुक्त कथन इनमें से किसका है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, भीमराव अम्बेडकर ने बोला था। उपयुक्त कथन कौन बोला था? भीमराव अम्बेडकर ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान की रचना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः भीमराव अम्बेडकर का था, जो संविधान की सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जिनके नेतृत्व में दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया गया। संविधान सभा के सामने अंतिम संबोधन में उन्होंने अन्य बातों से कहा था कि नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। राजनीति में हम व्यक्ति वोट और मूल्य के सिद्धांत पर का पालन करेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत पर का पालन करेंगे। इसके विपरीत हमारी सामाजिक एवं आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति मूल्य सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लद्दाख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। पहला ऑप्शन है। दूसरा है आपका, यहाँ के लोग खास तरह की भेड़ पालते हैं जिससे हमें पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2 और ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। यहाँ आपका दोनों ही सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन देखते हैं। लद्दाख में बिल्कुल बारिश नहीं होती है, इसीलिए यहाँ कम खेती ही संभव है। यह इलाका वर्ष भर लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। यहाँ के लोग खास तरह की भेड़ पालते हैं जिससे हमें पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। पश्मीना ऊन से पश्मीना शाल बनाई जाती है जो अत्यंत ही महंगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न आ गया इसमें। पहला है, भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल में हुई थी। दूसरा ऑप्शन है, केरल की जमीन चावल की कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है। सी 3 ऑप्शन है, ओणम केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ आपका सभी सही है। भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल से हुई थी। केरल की जमीन चावल की कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है। ओणम केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो आपका आंसर हो जाएगा सभी। भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत भारत में इसमें देखते हैं। भारत में भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल के तटीय नगर क्रागनोर में हुई, जहां वहाँ किंवदंतियों के मुताबिक कहावतों के मुताबिक ईसा के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक संत थॉमस ईस्वी सन 52 में पहुंचे थे। ओणम त्यौहार के अंतर्गत होने वाली नाच प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र होता है। ओणम के समय नाच प्रतियोगिता होता है, उसका आकर्षण का केंद्र होता है। केरल की भूमि चावल
लौंग, इलायची एवं काली मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कृपया यदि हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कृपया कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए और अधिक से अधिक इनोवेशन करके, अधिक से अधिक प्रयोग करके आपके लिए अच्छा से अच्छा मटेरियल दे सकें। ये सब मटेरियल बनाने में बहुत मेहनत होती है, हमें दिन भर बनाने में लग जाता है। चलिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।